जय हिंद दोस्तों। आज हम उस राजनीतिक पार्टी के बारे में बता रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारत का ये सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा ये विकसित और विस्तारित अभी लोकसभा का चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। हम उसी का इतिहास इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसके दो कड़ी रखे हुए हैं। एक कड़ी जो हम बात करेंगे वो भारतीय जनसंघ का, और दूसरी कड़ी का हम बात करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का। जनसंघ इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसी का पितृदल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पितृदल कौन सा है? भारतीय जनसंघ। दोनों का विचारधारा सेम था, दोनों का विचारधारा एक है, तो हम इसीलिए दोनों का हम जो है एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनसंघ कब बना। सबसे पहले आपको भारतीय आज़ादी को लेकर चलते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा वर्चस्व में थे कांग्रेस पार्टी, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो 1952 का जब चुनाव हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, 1951 में एक राजनीतिक पार्टी बनती है जो इसके फाउंडर तीन व्यक्ति थे। वो थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज माधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी। ये तीनों मिलकर के भारत में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय जनसंघ। ये 21 अक्टूबर 1951 को इसका गठन हुआ इस पार्टी का, और इनकी जो विचारधारा थी वो हिंदुत्ववादी थी, राष्ट्रीय हिंदुत्ववादी नहीं, राष्ट्रीय हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवाद की नीति पर ये चुनाव लड़ते थे। और इनका विचारधारा वो बीजेपी से बाद में मिलता जुलता है। लेकिन अभी आपको बता देते हैं, जैसे कि 1952 के जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय में इनका जो मांग था वो जैसे कि कश्मीर का मुद्दा को लेकर के कि कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा होना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ पे समान नागरिकता कानून बननी चाहिए, सबके लिए बराबर नागरिकता का कानून होनी चाहिए। साथ साथ गो हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, किसी भी तरह का गो हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है इसे खत्म करनी चाहिए। साथ साथ हिंदुत्व सांस्कृतिक जो, यानी हिंदू के जो सांस्कृतिक प्रथा है, यहाँ पे जो भी उससे जुड़ा हुआ है संपदा है उनकी रक्षा करना। साथ साथ यहाँ पे सबको बराबर नागरिकता कानून को लेकर के सबको बराबर नागरिकता कानून के तहत रखना चाहते थे। अब यहाँ पे देखिए कि 1952 के लोकसभा में कांग्रेस का तो उसमें वर्चस्व था, तो भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनसंघ को 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 364 सीट। और उसके बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में 371, 4 सीट मात्र भारतीय जनसंघ को, 1 सीट में बढ़ोतरी मिली मात्र। 1962 का बात करें तो यहाँ पे 361 कांग्रेस को और 14 पर जीत मिली भारतीय जनसंघ को। उसके बाद 1967 का लोकसभा चुनाव में जब 283 मिला कांग्रेस को और 35 भारतीय जनसंघ को। उसके बाद 1971 जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, इस युद्ध में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा भारत के सामने, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पूर्वी पाकिस्तान जो एक नए देश का उदय हो गया और नया देश बना, वो थे बांग्लादेश। तो उस समय में कांग्रेस को फायदा हुआ और 352 लोग 1971 के लोकसभा चुनाव में 352 सीट कांग्रेस को मिली और 22 सीट, पहले से भी इसका कम हो गया, 22 सीटों पर जीत मिली भारतीय जनसंघ को। लेकिन यहाँ से राजनीतिक में एक नई सैलाब, नए तरह का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय लोक दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस की अलग विचारधारा वाला एक पॉलिटिकल पार्टी है, और वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये 4 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर, राजनीतिक पार्टी मिलकर एक गठबंधन करती है जिसका नाम रखती है जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी आगे के चुनाव में एकजुट होती है।
लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे दो व्यक्ति, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये दो जो कि एक समय में ये जनसंघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे राजनीतिक पार्टी का, ये दोनों के मन में आता है कि क्यों ना एक अलग जो है राजनीतिक पार्टी बनाया जाए जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा जाए। तो यही दोनों के कल कदमों पर एक नए राजनीतिक पार्टी का उदय होता है जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। और 6 अप्रैल 1980 को एक राजनीतिक पार्टी बनती है जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। यहाँ से राजनीति का एक नया पीढ़ी, एक नई अध्याय शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक सफर। तो सबसे पहले आपको 1980 जो कि 0 सीट मिलता है, मात्र एक भी सीट पर नहीं जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे सोचिए कि जो व्यक्ति 0 से शुरुआत करेगा, जो भी कोई भी आदमी 0 से शुरुआत करेगा, एक नई प्रेरणा और नए जोश के साथ वो और ज्यादा मेहनत करना चाहेगा, क्योंकि वो सोच लिया है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो हमको और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी 0 से शुरू किया हो, तो वो जानती है कि कितना संघर्षशील रहा है। तो यहाँ पे 1980 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, इसको एक भी सीट नहीं मिलती है, एक को सीट पे नहीं जीत पाती है। उसके बाद 1984 में 2 सीट पर, सिर्फ 2 सीट इसको मिलती है, और 2 सीट मिलती है, 7 से 8% ही वोट मिलता है बीजेपी को। उसके बाद 1989 में ये 85 सीट पर जीत मिलती है, और 11% इसको मिलता है मात्र वोट। उसके बाद जब 1991 में 120 सीट, मतलब पहले से उभरता हुआ ये आपको नए राजनीतिक पार्टी दिखने लगता है, और 120 सीट पर इसको जीत मिलती है 1991 के लोकसभा चुनाव में, और 20% इसको वोट शेयर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 1996, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, और ये इनका जो विचारधारा है, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या है, हिंदुत्ववादी ये पार्टी है। ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लड़ते हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्ववादी के नाम पर। भगवा रंग इनका है, और इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, बस। और इस चीज को देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये काफी ज्यादा ये सीरियस हैं। साथ साथ ये विदेश नीति इनका बहुत तगड़ा है, और ये दूसरे देश के साथ, और 161 सीट पर इसको जीत मिली, और यहाँ पे 20% इनको वोट मिलता है। और 1998 में इसको 182 सीट पर जीत मिलती है, और 25% को वोट शेयर मिलता है। 1999 में, जिस समय में भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 में 182 सीट मिलती है, जहाँ पे इसको ना ही फायदा होता है ना ही घाटा होता है, उतना ही सीट मिलती है फिर। और 22%, 25 से आ जाते हैं 23% पर। उसके बाद 2004 में इसका जो ग्राफ है वो गिर जाती है, और 138 सीट पर आ जाती है बीजेपी। यानी भारतीय जनता पार्टी उन 2004 के लोकसभा चुनाव में 138 सीट ही जिसको जीत मिलती है, 22% पर आ जाता है इसका वोट शेयरिंग। अब देखिए 2009 में फिर इसका ग्राफ गिर जाता है, और 116 पर आ जाता है इसका सीट, 116 पे जीत मिलता है, और 18% यहाँ पे आपको वोट शेयर भी गिर जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है 2014, एक ऐसे व्यक्ति का उभरता हुआ सितारा बीजेपी में, जिसे भारत नहीं पूरा विश्व ने लोहा मान लिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जिसका पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ये लोकप्रिय भी बन गए हैं। साथ साथ ये जो है भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक जो लोग हैं, इनकी बहुत तारीफ करते हुए थकते नहीं है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा, साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश के साथ हमारा संबंध, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। 370 धारा हटवाए, राम मंदिर का निर्माण करवाने में सबसे बड़ा इनका हाथ है। तो अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 2014 में ये
पहली बार एक ऐसे व्यक्ति का नाम उभरता हुआ आगे किए कि हमारा नेता आगे जो है ये कौन बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के नेता बनेंगे। तो उसमें बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार हुआ, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, हर जगह इनका जो है बहुत ज्यादा जोर शोर से प्रचार किया गया। और कुछ मुद्दे ऐसे अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आए कि हमें जो है राम मंदिर बनाना है, 370 धारा खत्म करनी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर 2014 में आए और जिनका फायदा देखने को मिला। और 282 अकेला बीजेपी जो है 282 सीट पर इससे जीत मिली और 18% वोट से लेकर सीधा ये 31% वोट इनको मिला। और यहाँ पे 26 मई 2014 को एक नई सरकार जो कि स्वतंत्र सरकार बनती है, जो कि एक पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी की सरकार। और 26 मई 2014 को भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिलता है जो एक संघर्षशील तो है, साथ साथ भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ पे भारत के एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टो कुछ और ले आते हैं। भारत में लोगों के प्रति विश्वास इनका बढ़ना, लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ना, दूसरे देश में भारत का नाम और ज्यादा रोशन करना, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के भारत में और ज्यादा इनका लोकप्रियता बढ़ जाती है। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, इसे पूरा जन सैलाब तरह से इनको जो है जनमत मिलता है और 303। अब यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि दो पार्टी जो कि इनका पितृ दल था, भारतीय जनसंघ, जो पहली बार इलेक्शन लड़ा, भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सीटें मिली थी मात्र, और वो 3 से अब यहाँ 303 हो गया। तो समय जो है कब पलटी मार देगा किसके साथ, राजनीति के क्षेत्र में कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 303 सीट जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले जनमत मिली और 37% वोट शेयर के साथ। और अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हम लोगों को अपने अपने मत जरूर देने हैं, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग सबको करना है, क्योंकि यही एक हमारे पास हथियार है जो हम देश के भविष्य को तय कर सकते हैं, देश को और मजबूत कर सकते हैं। हमारे पास एक मत का जो अधिकार है ना, हमारे पास ये सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में। तो इसको जरूर आप उपयोग करें। आप मत अलग अलग हो सकते हैं, सबका सोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें अपने मत का उपयोग करना है। अपने अपने सोच के अनुसार जिनको आप जो है वोट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन वोट सबको, ये बात है कि वोट सबको देना है। कहने का मतलब है कि मताधिकार का उपयोग सबको करें, सब लोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता का वो मताधिकार है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।